बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 लार्ज प्लेट है, ठीक है। 2 लार्ज प्लेट की कुछ इस तरह का है और कुछ इस तरह का 2 लार्ज प्लेट है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, अच्छा 2 लार्ज प्लेट प्लेस टू पैरेलल टू इच अदर, पैरेलल है, ठीक है। और सेपरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, ठीक है। एंड एक इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर टू द प्लेट, वन ऑफ द प्लेट एंड रिच टू अदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकेंड, मतलब 2 माइक्रोसेकेंड में क्या कर रहा है, माइक्रोसेकेंड का मतलब 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट होना चाहिए, जिससे क्या करे, इसको रिपल करे ऊपर आगे जाने के लिए, और ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट होना चाहिए, जिसको क्या करे, अट्रैक्ट करे ऊपर खींचने के लिए। तो निगेटिव प्लेट उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा और ऊपर वाला पॉजिटिव प्लेट उसको अपनी ओर खींच लेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तरह से -1.6 × 10⁻19 कूलम का होता है एक इलेक्ट्रॉन, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, और चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा और ऊपर वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है निगेटिव वाली प्लेट पर, इस पर आता हुआ, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा लग रहा है कि इस पर आ रहा है। पॉजिटिव प्लेट के लिए कैसा होगा, इस पर ऐसा ले, इसके पॉजिटिव प्लेट उससे दूर निकलता हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, उससे निकल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव प्लेट के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले प्लेट के कारण कितना होगा, σ/2 ε0, नीचे वाले प्लेट के कारण कितना होगा, σ/2 ε0। दोनों बात प्लेट के कारण कितना होगा, ऊपर वाले का σ/2 ε0 और नीचे वाले σ/2 ε0, दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर है, नीचे की तरफ है। तो ई नेट कितना हो जाएगा, σ/ε0। और देखो इस पर फोर्स कैसे लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, ये देखो। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, ठीक है। इस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, ई, वो ऊपर की तरफ होगा, क्यों, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो निगेटिव वाले प्लेट से पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ जाएगा। इनिशियली रेस्ट में था, सडनली वो फिर वो स्टार्ट करना, मोशन करना स्टार्ट करता है। उस पर लगने वाला फोर्स ई क्यू नेट फोर्स है, ई नेट है एक तरह से, तो इसको भी ई नेट करना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ई नेट। तो इस तरह से ये हो जाएगा एफ नेट। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा दोनों प्लेटों के बीच, वो हो जाएगा ई नेट इंटू क्यू। और ई नेट का वैल्यू है क्या, σ/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। ये एफ नेट का वैल्यू है जो दोनों प्लेटों के बीच लग रहा है। तो इससे तो पता चल गया है कि जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ये है, और ये एक तरह से कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि σ/ε0 भी कांस्टेंट होता है। अच्छा, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है क्या, अच्छा सिग्मा का वैल्यू तो निकालना है। सिग्मा है क्या हमारा, तो सिग्मा है हमारा, अच्छा फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, दोनों प्लेटों के लिए सिग्मा ही मान लेते हैं, तो सिग्मा है तभी तो निकाल पाएंगे। तो इसके लिए ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। सिंपली अब सॉल्व हो जाएगा। एफ नेट फोर्स पता है, टाइम कितना लगता है ये भी पता है। तो एफ नेट, तो एफ बराबर पढ़े हैं, क्या होता है, एफ नेट बाई एम, ठीक है, पढ़े हैं। और एक और फॉर्मूला पढ़े काइनेमेटिक्स में, क्या होता है, एस बराबर पढ़े क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट में था इलेक्ट्रॉन, इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में था इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यू 0 हो जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एस मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना, 2 सेंटीमीटर, तो सबका वैल्यू लिख देते 2 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो। तो 100 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए, हाफ। अच्छा, ए की जगह कितना देंगे, एफ नेट, अच्छा एफ नेट ए की जगह क्या देंगे, एफ नेट बाई एम, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ये 2/100 है, ठीक है। सबका वैल्यू दे देते जल्दी से, 1/2। अच्छा, एफ नेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, σ/ε0 क्यू, तो σ/ε0 का वैल्यू लिख देता हूँ 8.85 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है। σ/ε0 12 हो जाएगा। σ/ε0 नहीं, ε0 तो नीचे में है, ε0 तो नीचे में है ना, σ/ε0, तो ε0 तो नीचे में, तो ये गलती हो गया था, σ/ε0। अच्छा, क्यू की जगह कितना देखो, 1.6 × 10⁻19 कूलम,
ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट कितना नीचे में है तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए लिख दिए। अब टी स्क्वायर लिखना है, टी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कितना 2 दूनी 4 और 10 की पावर -12, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -12। सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ से मुझे सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये देखो कि 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाफ ए टी स्क्वायर है तो अच्छा ये 100, अच्छा ये 2, ये भी 2 इधर, सिग्मा बराबर में क्या लिख सकता हूँ वो देखो। अच्छा सिग्मा को इधर रखते बाकी सबको इधर रखते, तो ये हो जाएगा 4/100, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा और ये सारा टर्म इधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 8.85, ठीक है 8.85 इधर चला जाएगा 1.6 और ये 4 नीचे आ जाएगा। अच्छा 4 से 4 काट ही देते हैं, ठीक रहेगा, तो यहाँ 4 से 4 काट के 1 दे देते हैं, देखो कैसे कटेगा, तो ये 2 से 2 4 कटेगा और इधर भी 2 से ये 2 4 कटेगा, तो इस तरह से कट गया, तो ये आ गया 1/100, इधर आ गया क्या 1/100, ये 1/100 हो गया, 8.5 इधर आ गया, मल्टीप्लाई करने लगा ऊपर में आकर के, 1.6 है तो नीचे आ जाएगा 1.6। अच्छा 10 की पावर -19 इधर आके प्लस हो जाएगा 10 की पावर 19, इधर है माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, कुछ तो छूटा नहीं ना, देख लेते हैं सब कुछ सही है, ठीक है टाइम पीरियड माइक्रो सेकेंड में था, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मा बराबर आ गया हमारे पास ये। अच्छा तो ये कटेगा क्या, तो ये कट जाएगा तो 10 की पावर 17 बन जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा बराबर आ गया है इधर कितना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 की पावर हमारे पास 17 है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 8.85 डिवाइडेड बाई 1.6, देख लेते हैं कैलकुलेटर यूज करके कि डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, तो 8.85 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये आ जाता है 5.53, ये आ जाता है 5.53, ठीक है। तो इस तरह सिग्मा का वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म में कितना आ जाता है 10 की पावर 17, 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 17 है इंटू 5.53, तो इस तरह से सिग्मा का हमारे पास ये वैल्यू आया। तो एक बार हम सिग्मा का वैल्यू मिला लेते हैं, क्या यही है, क्वेश्चन नंबर 21 था, क्वेश्चन नंबर 21 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -12 आया है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुआ है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर तो 2/100, ए की 1/2, अच्छा ए की जगह क्या एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लिखे नहीं, ये जो एम नीचे था मास लिखना पड़ेगा ना, एफ नेट तो लिख दिया था, मास लिखे ही नहीं है, एफ नेट तो यही था ना सिग्मा एप्सिलॉन, एम लिखे ही नहीं, तो अच्छा एम का वैल्यू क्या आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, तो -31 है, तो ये भी टर्म इधर चला जाएगा, तो इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, अब देखो अब थोड़ा चेंज हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू, ठीक है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था हम क्या किए थे, लिखे ही नहीं थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, तो ये टर्म सारा का सारा इधर आ जाएगा, तो इधर है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में 9.1 इंटू, और ऊपर 10 की पावर 17 और ये 10 की पावर -31 है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 10 की पावर -41, 10 की पावर -41, ठीक है, और ये 9.1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो हमारे पास वैल्यू आया था उसको 9.1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 9.1 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 50.33, ये आता है 50.33, तो मैं इसको, ये 50 है, ठीक है 50.33 है, ये हो जाता है 50.33, तो इसको ये सिग्मा के बराबर आया था, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.533 10 की पावर -12 कुलाम पर मीटर स्क्वायर, तो चूंकि सिग्मा का वैल्यू होता है, ये डायमेंशन क्या होता है कुलाम पर मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम से डिवाइड करना भूल गए थे, तो ये सारा का सब इधर टर्म इधर आने पर ये 9.2 पर चला जाएगा इंटू 10 की पावर -31, और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर -14 देगा, 9.1 है ऊपर में 8.85 है और नीचे कितना 1.6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 15.33, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.533 इंटू 10 की पावर -12, यही आंसर था क्या, तो 5.05 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आफ्टर डेसिमल का हमारा पहला डिजिट सेम आता है और 10 की पावर -12 है, ये भी सही आंसर है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बस हमारे पास एक्सप्लेनेशन निकालना था और सिंपली ये जो क्लास 11 का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वही अप्लाई करना था, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई कर दिए, तो सिंपली सोल्यूशन, यहाँ से तो बस कैलकुलेशन का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
दोनों के बीच जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। कैसे आएगा बता दिए कि ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकल रहा है और नेगेटिव पर क्या हो रहा है, ऐसा एंड हो रहा है, तो इसके कारण ऊपर क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायरेक्शन सबका सेम है तो जुड़ गया। फोर्स इसके अपोजिट लगेगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसके कारण इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इस तरह का एक सिंपल क्वेश्चन था जो सॉल्व हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और जेईई मीन्स नीट में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सॉल्व हो रहा है देखो। 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट पैरेलल टू ईच अदर एंड दे कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सरफेस डेंसिटी एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट है और दोनों पे अपोजिट चार्ज डेंसिटी, मतलब नेचर वाइज अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इसमें पूरा निगेटिव है तो इधर पूरा निगेटिव है, पहले से पता है तो इधर भी पूरा निगेटिव ही आ जाएगा। मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का है, ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी का है, दोनों के लिए सिग्मा सेम होगा, इसके लिए भी सिग्मा होगा, ऐसे सिग्मा, ये सब क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ऐसे ही मैंने लिख लिया। ठीक है, अब पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट इन बिटवीन एट द राइट ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, तो ये समझो कि मैं क्या करके आ रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चन में, ये माइनस सब माइनस है, मैं इस वाले सरफेस के लिए 1 लिख रहा हूँ, इस वाले सरफेस के लिए 2, इस वाले सरफेस को 3 और इस वाले सरफेस को 4 लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ए पार्ट है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट, लेफ्ट ऑफ द प्लेट मतलब यदि मैं इसको राइट प्लेट बोल दूँ और इसको बोल दूँ लेफ्ट प्लेट, तो यहाँ पे लेफ्ट प्लेट कोई पी पॉइंट होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये निगेटिव है तो इधर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है चूँकि निगेटिव है एक प्लेट। ठीक है, ये प्लेट 1 का साइड है, ये दूसरा साइड है, ये 3rd साइड है और ये 4th साइड है, 2 प्लेट है तो 4 सरफेस बन जाएगा, इधर पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझो कि यहाँ जो पॉइंट पी है, हमारे पास जो पॉइंट पी है जो लेफ्ट ऑफ द प्लेट है, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो पॉइंट पी है वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ है, इस वाले प्लेट पर डायरेक्शन कैसा कुछ इस तरह का, इस वाले प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा कुछ इस तरह का, इससे निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, माइनस पे आ रहा होगा। ठीक है, माइनस पे आ रहा होगा, इस तरह कुछ होगा, पॉजिटिव पे निकल रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव इसके लिए क्या होगा, निकल रहा होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव के लिए कैसा है, निगेटिव के लिए कैसा, क्योंकि यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करेगा। तो हमारा जो लेफ्ट ऑफ क्या पहले बता रखा है, एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट, जो लेफ्ट वाला प्लेट है इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट प्लेट। ठीक है, लेफ्ट प्लेट बोलता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ राइट प्लेट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इस वाले सरफेस के कारण डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरह होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पी पॉइंट है उसको दिखा रहा हूँ। तो पी पॉइंट पे सरफेस 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह का, E1 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल इस वाले सरफेस के कारण दिख रहा है, इस पर आ रहा होगा, इस पर भी क्या है, इस पर दिख रहा है क्या, इस वाले सरफेस पे, इसके कारण क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इस वाले पी पॉइंट पे ये 3 वाले सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरह होगा, जिसको मैं E3 बोल रहा हूँ। मतलब प्रत्येक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा हूँ, E1 के कारण शो कर रहा हूँ, तो वो E1 के कारण कैसा होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा तो इस डायरेक्शन में, प्लस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा होगा तो इस पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन 3 सरफेस के कारण इधर होगा। यहाँ पे 2 और 4 के कारण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस पी पॉइंट पे केवल 1 और 3 का इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 वाले इस साइड चला जा रहा है ना, और यहाँ पे देखो इस वाले इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। कहने का मतलब है कि मैं यदि मेरे पास कोई प्लेट है दोनों, तो कहने का मतलब है कि ये जो पी पॉइंट है वो किस तरह का इम्पैक्ट इसके कारण आएगा, 1 और 3 के कारण आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्लेट के कारण इधर आ रहा है, लेकिन ये वाला प्लेट इस पर कुछ इफेक्ट ही नहीं डालेगा ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है इस वाले प्लेट के तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये वाला प्लेट पे जो इस वाले पॉइंट पे इस प्लेट का जो सरफेस है 1 और ये जो प्लेट 2 है, इसका सरफेस 3 का इम्पैक्ट दिखेगा, इधर 4 का दिखेगा नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट 4 के अपोजिट साइड में है। तो जो भी यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा वो प्लेट 1 का सरफेस 1 और प्लेट 2 का सरफेस 3 के कारण होगा। तो देखो E1 और E3 आफ्टर मैं पहले बता रखा हूँ कि जो मैग्नीट्यूड इधर भी हो या इधर हो सेम ही होगा, वो सिग्मा बराबर क्या होगा, E1 या E2 बराबर मैं लिख देता हूँ इसके लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण E1 E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके कारण भी क्या होगा, ये इसके कारण लिख दिया हूँ मैं, इसके कारण क्या हो जाएगा E3
और E4 क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो ये इस बात तो समझ में आ गई है मुझे कि E1 E2 बराबर है, E1 E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E3 E4 बराबर है। दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E2 E1 क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो P पॉइंट पे केवल और केवल सरफेस 1 के कारण है और सरफेस 3 के कारण है। 2 को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो 2 उसके अपोजिट साइड है। इस P पॉइंट से अगर 2 से कोई मतलब नहीं, 4 से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से P पॉइंट पे E1 और E3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करा, चूंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन जो मैंने शो कर दिया था, E1 का इस तरह से, E3 का इधर है, तो एक दूसरे को बैलेंस करा है। तो E नेट क्या हो जाएगा मेरे पास, E नेट हो जाएगा E3 माइनस E1, और दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन का ए पार्ट था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बी पार्ट, तो बोला एट द इन बिटवीन द प्लेट। तो इन बिटवीन का प्लेट का मतलब ये क्यू पॉइंट ले लेता हूँ। तो क्यू पॉइंट का क्या सिचुएशन है, ये देखो, क्यू पॉइंट क्या, दोनों प्लेटों के बीच का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है, इस पर आ रहा है, इस पर क्या हो रहा है, इससे निकल रहा है। तो इस तरह से क्यू पे क्या है, E2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और ये पॉजिटिव E3 क्या है, इसे निकल रहा है। तो E3 भी इसी डायरेक्शन में, तो E3 भी इसी डायरेक्शन में है। E2 पर E3 बोल देता हूँ उसको, E2 तो नीचे से शो कर दिया हूँ। तो E2 भी इसी डायरेक्शन में है, E3 भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये जो क्यू पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, 2 के कारण कैसा होगा, इधर की तरफ होगा, 3 के कारण कैसा होगा, इधर की तरफ होगा। तो दोनों का जुड़ जाएगा। तो E नेट में लिख सकता हूँ E2 प्लस E3, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे बोल सकता हूँ अपोजिट डायरेक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई E2 E3 का वैल्यू तो पता है कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू भी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं सी पार्ट सॉल्व करता हूँ। देखो, जहाँ पे जिस प्लेट के कारण इम्पैक्ट दिख रहा है उसको हमको कंसीडर करना है, किसके सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में। यहाँ अगेंस्ट में था, एक दूसरे को बैलेंस करें, यहाँ सेम डायरेक्शन में सपोर्ट में आ गया, पी क्यू हो गया। अब आर ले लेते हैं, हम एक पॉइंट आर ले लेते हैं, जो हमारा क्या है, राइट ऑफ द प्लेट है, जो राइट ऑफ द प्लेट है। तो राइट ऑफ द प्लेट जो पॉइंट है आर, ऐसा। अब इस वाले पॉइंट पे किसके कारण इफेक्ट देगा, सरफेस 4 के कारण। तो सरफेस 4 के कारण डायरेक्शन कैसा होगा, E4, इस तरह से। क्या E3 को मतलब है, नहीं, ये E3 वाले सरफेस के कोई मतलब ही नहीं, ये तो पॉइंट इधर है। लेकिन क्या E2 को मतलब है, क्या E2 को मतलब है, E2 को मतलब है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण भी इस पर आ रहा होगा, जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा E2 के कारण। लेकिन E3 को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E2 पे आ रहा है, E4 से यहाँ से जा रहा है, तो इसका मतलब E2 E4 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन 1 को भी कोई मतलब नहीं, 1 पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 पर ही एंड हो रहा है, इसके आगे कुछ होता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो R पॉइंट पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके कारण आ रहा है, 2 और 4 के कारण है, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह E नेट बराबर मैं लिखूंगा E2 माइनस E4, और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह से नेट 0। तो इस तरह से एक बात तो समझ में आ गई कि यदि 2 पैरेलल प्लेट्स हो तो हमको केवल दोनों पैरेलल प्लेट के बीच ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, बाहर में भी, लेफ्ट साइड में भी 0 और राइट साइड में भी 0। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो किस साइड, कहाँ मिला, बीच में मिला। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। बार बार ये बता रहा हूँ कि ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं पर्टिकुलरली कोई पॉइंट चूज कर रहा हूँ, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और मिड में, दोनों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देख रहा हूँ और इम्पैक्ट देख रहा हूँ कि किन किन सरफेस के कारण आ रहा है। यहाँ पे E3 E1 के कारण आ रहा है, यहाँ E2 E4 के कारण आ रहा है, बीच में E2 E3 के कारण आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 22 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं 22 का। ए पार्ट भी 0, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सी पार्ट भी 0। तो इस तरह से हमारे आंसर मैच हो चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था, रिवर्स करके देख सकते हो कैसे सोचे हैं। ये सोचना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे एंड हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा सरफेस इंपैक्ट डाल सकता है, कौन सा नहीं डालेगा। ठीक है, तो ए बी पार्ट सी पार्ट सॉल्व हो चुका है। 23 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास एक प्लेट X है जिस पर चार्ज Q है, और दूसरा प्लेट Y है जिस पर चार्ज क्या है,
कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब एक तरह से न्यूट्रल है। ठीक है, ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है, मैं इसको बोल देता हूँ राइट प्लेट है, ये हमारा लेफ़्ट प्लेट है। ठीक है, राइट प्लेट है, लेफ़्ट प्लेट है। तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, एक्स वाले प्लेट पे क्यू है, तो इस सरफेस पे कितना आ जाएगा Q/2, इधर भी कितना आ जाएगा Q/2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के कारण ये दोनों प्लेट काफ़ी नज़दीक है, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा -Q/2। ठीक है, -Q/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओवरऑल y क्या था, न्यूट्रल था, तो इसका मतलब है कि y पे कितना चार्ज हो जाएगा, इधर भी Q/2, तभी तो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। अभी भी इस पर टोटल चार्ज Q है, इस पर टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, ये प्लस वाला सरफेस हो गया, ये प्लस वाला हो गया। ठीक है, प्लस वाला सरफेस हो गया, और ये माइनस 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 माइनस, और ये प्लस वाला सरफेस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन पहला पार्ट पूछा गया है द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट एक्स। तो इसका इनर सरफेस होगा ये वाला पार्ट, तो ये सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस 2 हो गया, ये सरफेस 3 हो गया, ये सरफेस 4 हो गया। दोनों प्लेटों के सरफेस का मैंने एक तरह से ऑर्डर कर दिए, सीरियल वाइज कर दिए। ठीक है, तो सरफेस एक्स का इनर सरफेस हो जाएगा सरफेस 2। तो हमको क्या बताना है पहले पार्ट में, अच्छा पहला पार्ट इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक रहेगा। तो पहले पार्ट में इनर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी बताना है, चार्ज डेंसिटी किसके लिए, एक्स प्लेट के लिए। ठीक है, एक्स प्लेट के लिए बता रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लेट के लिए मैं बता रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज इनर सरफेस पे कितना है, Q/2 है। ठीक है, अच्छा इस प्लेट का एरिया दे रखा है क्या, हाँ इसका सरफेस एरिया दे रखा है, इधर भी ए है इधर भी ए है, तो सरफेस एरिया ए हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना है, तो Q/2, इसका सरफेस एरिया कितना है, ए है, तो इस तरह से ये हो जाएगा Q/2a। ये क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का बी, सी और जो डी पार्ट है वो क्वेश्चन 2 का ए बी सी की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन में बी पार्ट में पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू बी द लेफ्ट ऑफ द प्लेट। लेफ्ट ऑफ द प्लेट किसको मैं बोला, ये इसका लेफ्ट ऑफ द प्लेट मतलब इस साइड पूछा जा रहा है। मिड ऑफ प्लेट ये हमारा सी पार्ट है, डी पार्ट में पूछा जा रहा है राइट ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो हमारे पास एक बात को समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त किसी तरह कंफ्यूजन मत रखो इससे कि ये जो प्लेट है हमारा वाई है, एक तरह से न्यूट्रल प्लेट है। ठीक है, एक तरह से क्या न्यूट्रल प्लेट है। यदि मैं वाई प्लेट को हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आंसर में और रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। हमको सॉल्व करना है तो ऑब्जेक्टिव व्यू में सोचना पड़ेगा कि जेईई मेंस और नीट एग्जाम में जैसे सोचते हैं वैसे ही, कि हमारे पास क्या है कि जो वाई प्लेट है ऑलरेडी न्यूट्रल है, पहले भी कोई चार्ज नहीं था, अभी भी टोटल चार्ज 0 है। तो इस तरह से मैं वाई प्लेट को भूल जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, केवल और केवल एक्स प्लेट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक्स प्लेट ड्रॉ कर दिया, इधर Q/2 चार्ज, इधर भी Q/2 चार्ज। वाई प्लेट पे नेट चार्ज टोटल पहले भी 0 था, अभी भी 0, इसको इसलिए मैं इसको हटा दिया हूँ। अब मुझे इस पॉइंट P पे बताना है जो हमारा क्या है, हमारा ये लेफ्ट ऑफ द प्लेट है, ये लेफ्ट ऑफ द प्लेट है, ये लेफ्ट ऑफ द प्लेट का P पॉइंट है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है P पॉइंट पे। तो देखो क्वेश्चन तो गॉस लॉ का है, तो यूज करना चाहिए हमको गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट, तो ऐसे ही सोचते हैं। तो देखो क्या करता हूँ मैं, एक तरह से गाउसियन सरफेस बना देता हूँ, इस पॉइंट पे गाउसियन सरफेस बना देता हूँ। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। अच्छा Q/2 है, एक प्लेट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ बाहर की तरफ होगा, यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, और यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सोचो कि मेरे पास ये जो है जेरोक्स के क्वेश्चन का चैप्टर 30 का, तो ये क्या है, एक तरह से प्लेट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी Q/2 चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ, इधर भी Q/2 इधर बाहर की तरफ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्लेट के पैरेलल एक गाउसियन सरफेस बना देता हूँ। ठीक, इसी प्लेट के पैरेलल गाउसियन सरफेस बना देता हूँ, जो क्या कर रहा है, इस सरफेस को कंसीडर कर रहा है एज ए गाउसियन सरफेस। ये सरफेस को मैं इसी प्लेट के पैरेलल में एक गाउसियन सरफेस बना रहा हूँ, और जो इसके पैरेलल ही है। ठीक है, एक इसी तरह का। ठीक है, तो गाउसियन सरफेस के लिए मैं फ्लक्स क्या लिखूंगा, E वेक्टर डॉट डी, और ये जो गाउसियन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण के बाहर की तरफ है, और इसी के पैरेलल में क्या बना दूँ, गाउसियन सरफेस, उसका जो एरिया वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। DA क्यों लिखता हूँ, A लिख देना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन, इसलिए मैं EA लिख देता हूँ। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो फ्लक्स इस
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, यही प्लेट का स्पिन तो इसके कारण ई होगा। और जो एरिया बना है गाउसियन सरफेस का एरिया, वो भी इसी के एरिया के ही बराबर लेके बनाए थे, ठीक है, जिससे कि पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे। तो फ्लक्स बराबर मैं लिखूंगा कि ई ए, मतलब जो गाउसियन सरफेस में पैरेलल बना रहा हूँ इस प्लेट के, वो भी उसका भी एरिया इसी प्लेट के सरफेस एरिया के बराबर है, वो उसका भी ए है, ठीक है, मतलब इसी के पैरेलल है, वो भी ए बना रहा है, ठीक है, गाउसियन सरफेस बना रहा है, तो उसका भी एरिया ई ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण, इस प्लेट के कारण, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। अच्छा, फ्लक्स बराबर एक और फॉर्मूला पर है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस गाउसियन सरफेस को कंसीडर करें, केवल इसी पार्ट को लेकर के मैं गाउसियन सरफेस एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इमेजिनरी जो पैरेलल बना रखा हूँ इस सरफेस के पैरेलल में। तो उस पर कितना चार्ज होगा, जितना इस पर चार्ज हो जाएगा Q/2, तो इधर टोटल कितना चार्ज है Q/2, तो इस गाउसियन सरफेस जो पैरेलल उस पर भी टोटल कितना चार्ज हो जाएगा Q/2। तो इस तरह से Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स तो दोनों के लिए बराबर ही होगा ना, तो फ्लक्स बराबर होगा तो लिख देता हूँ Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा ई ए। तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इसके कारण निकला उसी के बराबर होगा। तो इस तरह से ई बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात तो समझ में आ गया कि पी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, सिमिलरली यही सिचुएशन इधर भी होगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है, जितना इधर ए ले सकते हैं उतना पी इधर भी ले सकते हैं, और दोनों एक तरह सिमेट्रिकल है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चूंकि सारा का सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, तो जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा बी पार्ट का आंसर है। गाउस का यूज किए, एक इमेजिनरी गाउस सरफेस बनाए, इसी सरफेस के पैरेलल में इसी सरफेस के बराबर एक गाउस सरफेस बनाए, उसका ई जो है उस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और उसका ए इसी प्लेट के बराबर का एक गाउसियन सरफेस का एरिया है, इसलिए ई ए हो गया। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था। उस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जितना इस सरफेस पर चार्ज है, तो वो Q/2 है। तो इस तरह से दोनों बराबर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। ये बी पार्ट का आंसर है। अच्छा, सी पार्ट क्या पूछ रहा है, मैं सी पार्ट से अच्छा मैं डी पार्ट सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो कि डी पार्ट में क्या पूछा इलेक्ट्रिक। अच्छा, सी पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बिटवीन द प्लेट, एट द पॉइंट मतलब ये पॉइंट को P था, यहाँ पे P पॉइंट था, अब ये Q पॉइंट पे हमको बताना है। तो इस प्लेट का बिटवीन द प्लेट क्या होगा, तो यहाँ पे कोई Q पॉइंट होगा। अच्छा, ये वाला प्लेट तो न्यूट्रल है, इसलिए मैं इसको हटा दिया, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज 0 है, इसलिए मैं इसका इंपैक्ट दिखाना नहीं चाहता हूँ। क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली और सिंपल वे में सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, तो इधर भी प्लस Q चार्ज है। तो जितना इधर आया था P पे उतना इधर ही Q पर आएगा, क्योंकि दोनों तो सिमेट्रिकल है ना। तो इधर आप ये वाला पार्ट पूछ रहा है, मिड वाला पार्ट का मतलब क्या, जो एक्स वाला है, अब सरफेस 2 के बारे में पूछ रहा है, सरफेस 2 के बारे में पूछ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस 2 तो यही होगा ना। तो जितना 1 पे इंपैक्ट दिख रहा है उतना 2 पे होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी EQ बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, और वो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट, सॉरी, ये जो बी पार्ट सॉल्व किया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर ही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ लेफ्ट की डायरेक्शन में, टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट के डायरेक्शन पूछा गया था ना, पी जो वहाँ लेफ्ट पॉइंट था तो लेफ्ट की तरफ था। अब सी में क्या है, पॉइंट मिड में है, तो ये इसका मतलब ये इस पहले एक्स वाले प्लेट का राइट साइड वाला पार्ट है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस वाले प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव है तो बाहर निकल होगा, तो टुवार्ड्स राइट, ठीक है, टुवार्ड्स राइट। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज है, एक्स की तरफ लेफ्ट के लिए और सरफेस 2 के कारण टुवार्ड्स राइट। अच्छा, सी पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, अब डी पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, डी पार्ट में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट। राइट ऑफ द प्लेट का मतलब इस वाले पे, तो मैं ये पी क्यू और इस वाले पॉइंट को आर बोल देता हूँ। तो आर जो है क्यू आर के ही तरह है, क्योंकि इस वाले प्लेट को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये वाले प्लेट पर नेट चार्ज तो है नहीं ना, टोटल 0 है, तो ये क्यू है आर ई की तरह तो है, वो भी क्या है, ये जो एक्स वाले प्लेट है उसका राइट साइड ही तो है। तो इस तरह से ई क्यू ई आर बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर पे होगा उतना ही क्यू पे होगा, क्योंकि दोनों के लिए एक्स वाला प्लेट का ये राइट साइड वाला ही पार्ट है, तो इसलिए आर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये जो 23 है उसमें भी आर का मैग्नीट्यूड, आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। डायरेक्शन, अच्छा मैं इस वाले प्लेट को क्या पहले शुरू से बोल रहा हूँ, भूल जाओ, इस प्लेट पर टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि इसको रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब क्योंकि इस एक्स वाले प्लेट के आउटर जो सेकेंड सरफेस उसके कारण आर पे रिजल्ट दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, टुवार्ड द राइट होगा,
इस वाले पार्ट को मैंने राइट मान लिया, तो इसका भी डायरेक्शन टुवार्ड द राइट होगा। जैसा क्यू पर वैसा रिजल्ट आर पे मिलेगा, तो ये टुवार्ड्स द राइट होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 का ए बी सी और डी पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। आंसर मिला लेते हैं। पहले का q/2 ये आया, सेकेंड का टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक है, थर्ड का आंसर टुवार्ड्स राइट और फोर्थ का भी आंसर टुवार्ड्स राइट। बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सॉल्व करने वक्त इस वाले पार्ट को मैं हटा दिया हूँ कि वाई पर कुछ है ही नहीं शुरू से, तो कोई मतलब नहीं, जितना रिजल्ट क्यू पे उतना ही आर पे। ए बी सी डी पार्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके, कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है तो रिवर्स आके देख सकते हो कि कैसे कैसे हम स्टेप का प्रोग्रेस हुआ है। तो इस तरह 23 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 24 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। 24 सॉल्व करते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो तो जाके फिर से देख सकते हो 23 को। और 24 कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। तो जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है तीनों प्लेट के लिए वो लिख लेता हूँ मैं। ये प्लेट 1 है, ठीक है, इसको प्लेट ए बोल देता हूँ। ये प्लेट बी है, जो मेरा सेकेंड प्लेट है बीच वाला, बी प्लेट है। और ये प्लेट क्या है, सी है। एक बात समझो, प्लेट का 2 सरफेस है, तो ये इसको सरफेस 1, इसको सरफेस 2, इसको सरफेस 3, इसको सरफेस 4, इसको सरफेस 5 और इसको मैं सरफेस 6 देता हूँ, ठीक है। जो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लिख लो Q। यहाँ पे कितना है, -2Q है। अब जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताना है कि 1 पर कितना सरफेस पर चार्ज आएगा, 2 पे कितना, 3 पे कितना, 4 पे, 5 और 6 पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान समझो। तो फिर से मैं प्लेट ए, प्लेट बी और प्लेट सी को लिख लेता हूँ। प्लेट ए हो गया, ये प्लेट बी हो गया, ए प्लेट है, बी प्लेट है और ये हमारा सी प्लेट है, ठीक है। इंच मार्कर चेंज कर लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। तो सब पे सरफेस लिख दूँ, ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5 एंड सरफेस 6। 3 प्लेट है, 6 सरफेस होगा, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के बाद जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ उसका है। तो देखो टोटल चार्ज कितना है सब प्लेट पे वो बताओ। टोटल चार्ज मतलब समीशन ऑफ Q। तो इधर Q है और इस पर -2Q, इस पर कोई चार्ज ही नहीं, तो इसको मैं जीरो बोल देता हूँ। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q + 0 + -2Q। तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, -Q, क्योंकि Q -2Q -Q हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो टोटल चार्ज आया है वो कितना है, -Q। तो हमेशा क्या करेंगे, जो पहले और लास्ट प्लेट पर जो चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज का आधा आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल पे जो चार्ज है उसका आधा हम क्या करेंगे, पहले सरफेस पे और लास्ट सरफेस पे कर देंगे। तो पहले सरफेस पे टोटल चार्ज का आधा मतलब समीशन Q/2 और इधर भी समीशन Q/2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -Q/2। इसका मतलब टोटल चार्ज तो -Q है, तो इस पर आधा चार्ज -Q/2 और छठे वाले पर भी -Q/2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यही मेन स्टेप है, बाकी तो आसान है। टोटल चार्ज को क्या करेंगे, टोटल चार्ज का जो आधा है वो पहले पे देंगे और लास्ट के सरफेस पे देंगे। पहले सरफेस पे, लास्ट के सरफेस पे टोटल चार्ज का हाफ वैल्यू लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, -Q/2 यदि प्लस आता तो +Q/2 बन जाता। अब देखो, अब लगा दो टोटल चार्ज कंजर्वेशन। टोटल चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो अभी भी इस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो इधर कितना है, -Q/2, तो इधर कितना होना चाहिए, तो 3Q/2, तभी तो टोटल चार्ज Q होगा पहले प्लेट पर। अभी भी टोटल चार्ज Q ही है, तो इस पर 3Q/2 आ गया। तो सामने वाले पर क्या होगा, इसका अपोजिट चार्ज आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, -3Q/2, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के कारण क्या होगा कि इस वाले प्लेट पे 3Q/2 आया, क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्वेशन से, तो इन दोनों का सम तो Q होना चाहिए, तो Q हो गया। तो सामने वाले प्लेट पर कितना हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा और अपोजिट डायरेक्शन का। तो 3Q/2 है तो ये हो जाएगा -3Q/2, जितना इधर पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव इधर आ जाएगा। अब इस वाले प्लेट पे तो -3Q/2 आ गया और ये ओवरऑल कितना था, 0 था, तो इधर भी कितना आना पड़ेगा, 3Q/2। चलो ठीक है, ये 3Q/2 आ गया है, तो फिर से सामने वाले प्लेट पे कितना आना चाहिए, -3Q/2, ठीक है। तो सामने वाले प्लेट पर भी अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चार्ज का जो नेचर होगा अपोजिट होगा। तो इधर 3Q/2 आ गया, ओवरऑल अभी भी 0 है, तो इस पर 3Q/2 आ गया, तो सामने वाले से -3Q/2। अच्छा, -3Q/2 इधर है और इधर कितना है, -Q/2, दोनों का सम कितना होगा, -2Q, तो -2Q है,
तो -2q आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया बट टोटल चार्ज अभी भी कंजर्व है। यही एक 24 का सॉल्व करने का तरीका है। किसी भी तरह क्वेश्चन हो, टोटल चार्ज को क्या करो, आधा आधा करके पहले और लास्ट सरफेस पर दे दो और चार्ज कंजर्वेशन रखा दो। जितना पहले पर था उतना चार्ज लिखो और फिर अल्टरनेटिव क्या होगा, अपोजिट निगेटिव हो जाएगा। यदि +5 है तो -5, +6 है तो -6, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, एक होमवर्क रहेगा कि जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे चार्ज आ जाए Q है, इस पर चार्ज आ जाए -Q है, तब इस दोनों या यहाँ पे एक चार्ज आ जाए 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सॉल्व कर सकते हो, मैं आंसर लिख देता हूँ। इसको क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। वीडियो पॉज करके रोक सकते हो, तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि कैसे क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आंसर अभी मत देखना, सॉल्व करने के बाद देखना। तो मैं इस पर क्या क्या चार्ज आया तो वो लिख देता हूँ। तो इस पर टोटल इनिशियली Q है, इस पर -Q, इस पर 0 है, तो ओवरऑल 0/2, तो यहाँ पे 0 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है, तो ऊपर Q है तो इधर आ जाएगा +Q, इस पर +Q आ गया तो इस पर कितना आ जाएगा -Q। ठीक है, इस पर -Q आ जाएगा, इस पर -Q आ जाएगा, तो -Q आ जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 0, तभी तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, 0 आ गया तो इधर 0 आ गया तो इस पर 0 ही चार्ज रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा ही अलग ही तरह का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया। ठीक है, कहने का मतलब है कि सब तो इसी फॉर्म में हो गया, इसलिए इसको मैं 2Q कर देता हूँ, इसको -Q कर देता हूँ, तो अब सही रहेगा। क्योंकि सब 0 ही 0 हो जाएगा तो फील नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो क्या करते हैं, टोटल चार्ज अब कितना है, Q है तो इसका आधा कर देंगे तो Q/2 हो जाएगा, तो इधर भी Q/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर Q/2 हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 3Q/2, तो इधर कितना आ जाएगा -3Q/2। ठीक है, -3Q/2, तो इधर कितना हो जाएगा Q/2, तो इधर कितना हो जाएगा -Q/2, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में तो दे रखा था 24 का, मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन और दे दिया है जिसको समझ सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई कर देते। Q/2 3Q/2 2Q बन गया, -3Q/2 Q/2 -Q बन गया, -Q/2 Q/2 0 हो गया। इस तरह से ये 24 का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा था फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट, जो राइट मोस्ट मतलब छठा सरफेस पे कितना चाहिए, तो वो -Q/2, तो -Q/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 अब कंप्लीट होता है। ये पूरा चैप्टर गॉस लॉ का मेरा कंप्लीट होता है। ये मेरे पास चैप्टर 30 का एक्सरसाइज का जेरोक्स था, ये भी आप समझो पूरा हो गया, पुराना हो गया 24 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो 24 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चैप्टर 30 भी कंप्लीट होता है। इसी तरह कोई भी जब इस चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हारा डाउट है और किस पार्ट में है। 3 पार्ट में वीडियो कंप्लीट हुआ है, तो आसानी से समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।